ये हमारा लाइन्स एंड एंगल का लेक्चर नंबर 1 है। देखो मैंने यहाँ पर 2 टाइप की सीरीज़ चलाई हुई है। एक सीरीज़ के अंदर हम आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ भी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस क्वेश्चन की ओर हमने देखा है। और इस सीरीज़ में हम केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे। एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज़ सॉल्व करेंगे और जहाँ तक पॉसिबल होगा ईज़ी से ईज़ी तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई किसी बुक को हमने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर कि बिल्कुल एकदम रट्टा मारा है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत आसान तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही एकदम जैसे बहुत डिटेल में दे रखा होता है जबकि वो कॉन्सेप्ट यूज़ भी नहीं होते। जहाँ भी जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा हम उसको यूज़ करेंगे। मैं वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को समझा दूँ। ज़रूरी नहीं कि एक बार क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट थे मैंने उसको पहले समझा दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो उसको वहीं पर समझा दूँ कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ये सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस है यहाँ पर दे रखा है। सिलेबस को आपको जो है एक बार ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि वो इस सिलेबस को फॉलो ना करें। आपके जो टेस्ट हो रहे होंगे उस थोड़े से एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन भी दे सकते हैं वो। लेकिन जो सरकारी स्कूल वाले होते हैं वो एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं। अब ये हमारे पास वेटेज है किस किस चैप्टर का कितना वेटेज है। जैसे ये जो हम लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे हैं ये ज्योमेट्री के अंदर आता है और यहाँ पर ज्योमेट्री का टोटल जो वेटेज है वो 27 मार्क्स का है। तो ये हमने देख लिया बेसिक सी चीज़ें। अब हम अपने कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको ऐसे कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। उनका यूज़ नहीं है लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लाइन के बारे में बताता हूँ कि लाइन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि लाइन इस टाइप की होती है कि उसके दोनों साइड एरो का साइन एक लगा हुआ होता है। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा P और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा Q। ये इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? एरो के जो 2 साइन लगे हुए हैं इसके दोनों एंड पॉइंट पे, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एरो का साइन है, ये इधर की डायरेक्शन, ये जो P की ओर बहुत दूर तक गया है और इधर हमको नहीं पता ये कितनी दूर तक गया है। ठीक है? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस इधर इधर जो है इसका जो एक्सटेंशन है बहुत दूर तक, इनफाइनाइटली तक ये गया है। ऐसे ही क्यू पॉइंट की ओर अगर आप देख रहे हो तो क्यू पॉइंट की ओर एरो का साइन लगा हुआ है ये। तो हम यहाँ भी यही बोलेंगे कि इधर की ओर इस लाइन का हमको नहीं पता है ये कितनी दूर तक गई है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो लाइन होती है, लाइन की लेंथ को हम मेज़र नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई कहेगा कि लाइन पी से लेकर क्यू तक की 100 सेंटीमीटर की, तो हो सकता है कोई दूसरा कहे नहीं, नहीं 300 सेंटीमीटर की होती है, तो हम मेज़र नहीं कर सकते। हम क्या मेज़र करते हैं? हम लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन को आपने देखा होगा कि ऐसे लिखते हैं पी क्यू और पी क्यू के ऊपर आप ऐसा एरो का साइन लगा देते हैं। ऐसे हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अगर हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम मेजर किसको करते हैं? मेजर करते हैं हम लाइन के एक टुकड़े को। लाइन का एक टुकड़ा मतलब मैंने यहाँ पर एक दो जगह कट लगा दिया। इस पॉइंट को मैंने ए दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी दे दिया, तो मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। और ये जो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब मैंने यहाँ पर एक, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर सेगमेंट को इसको यहाँ पर कट करके यहाँ लिख लिया। तो फिर मैं क्या बोलूंगा इसको? इसको बोलूंगा मैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है ये लाइन का ही पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और ये जो लाइन सेगमेंट होता है इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी ए। तो ये एरो का साइन नहीं लगता है, यहाँ पर एरो का साइन नहीं लगता है। आप ध्यान देख लेना इसको दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर लाइन के अंदर दोनों साइड एरो का साइन लगा जाता है लेकिन लाइन सेगमेंट में एरो का साइन नहीं लगता। ठीक है, अब हमने रे के बारे में भी पढ़ा है। तो रे क्या होती है? देखो रे के अंदर ये होता है कि उसका एक पॉइंट के बारे में हमको पता होता है कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है। और एक पॉइंट की ओर ऐसे मतलब एरो लगा हुआ होता है। इस पॉइंट को आप कुछ भी दे सकते हो, पी दे सकते हो, क्यू आर। लेट से मैंने इसको एस दे दिया और इसको मैंने यहाँ पर टी दे दिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो हमको इतना पता लगता है कि ये जो रे है ये एस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट।
कि इसका जो ये जो रे है स्टार्टिंग पॉइंट, एस इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमको रे के बारे में उसके उस पॉइंट के बारे में पता होता है जहां से वो स्टार्ट हुई है, लेकिन किधर डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में वो जा रही है हमको नहीं पता है कि वो कितनी दूर तक जा रही है। तो हम ये जो है, हो सकता है यहाँ तक जा रही हो सकता है आगे तक, बहुत दूर तक जा रही है, हम ये कह सकते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है पहले उस पॉइंट को लिखो, और जिधर एरो का साइन है फिर उस पॉइंट का जो पॉइंट है उसको लिख दो, और ऐसा एरो का एरो का साइन लगा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम दैट इज द रे। तो ठीक है, रे के बारे में आपको ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि कोई आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन आएंगे, नहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस ये आपने पढ़ा है। अब ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एनसीईआरटी से कॉपी कर दिया है, तो आप एक बार इसको पढ़ोगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे तो तब भी काम चल जाएगा आपका। अब यहाँ पर मैं आपको कोलिनियर के बारे में बता देता हूँ कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, इसको समझ लो। ये वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है। देखो, अगर 3 पॉइंट्स और थ्री मोर देन 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो, जैसे मेरे पास देखिए एक लाइन है, मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है क्यू, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है आर। तो तीनों के तीनों जो पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो हम तीन तीन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे कि ये जो 3 पॉइंट है ये कैसे हैं, ये कोलिनियर है। ठीक है, दीज 2 पॉइंट्स आर द कोलिनियर। तो अभी तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 पॉइंट ना होकर ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने जैसे आपको लग रहा होगा कि शायद ये लाइन सेगमेंट है, लो मैंने एरो के साइन लगा दिए यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट लिख दिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए और बी, सी, डी, ई, एफ। तो ये सभी के सभी पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सभी के सभी पॉइंट कैसे हैं, ये कोलिनियर है। या कोली ऐसे एक और सवाल आता है उठता है, तो क्या अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, एक टी दे दिया और एक एस दे दिया, तो क्या इनको हम कोलिनियर बोलेंगे? नहीं। कोलिनियर की कंडीशन केवल 3 पॉइंट होने चाहिए मिनिमम, तीन से ज्यादा हो या मिनिमम तीन हो। 2 पॉइंट के लिए कोलिनियर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अप्लाई नहीं होता है। तो ये हमने कोलिनियर देखा। तो अब देखते हैं नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर उन पॉइंट्स को बोला जाता है जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हो। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, तो ये कोलिनियर के बारे में था ये सब कुछ, ठीक है, ये वाला इतना जो था कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर के बारे में देखते हैं। तो नॉन कोलिनियर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास, हमने इसको दे दिया टी, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया एस, और एक पॉइंट यहाँ पर हो गया लेट से इसको हमने डी दे दिया, और एक पॉइंट यहाँ पर हो गया सी। तो अगर आप इनको मिलाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या ये सभी के सभी पॉइंट एक लाइन में है? एक लाइन में नहीं है, अलग अलग है। जैसे टी और एस तो एक लाइन में है, लेकिन डी एक लाइन, मतलब ये डी भी अलग आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये कैसे नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर जो होते हैं वो मिनिमम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर ना हो, ये इसकी डेफिनेशन है कि अब वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते। तो ये हमने कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में देखा। अब देखो, ये छोटी सी चीज है यहाँ पर, ये आपने काफी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ द एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल उन एंगलों को बोला जाता है जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों। अगर कोई भी एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का बनना है तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये आपने काफी आपको पढ़ाया जाता है। अब स्ट्रेट एंगल के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो, उसको हम बोलते हैं, उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल को बोला जाता है जो 180 से ज्यादा हो और 360 से छोटा हो, तो उनको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एंगल के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि इसके जो है क्वेश्चन जो है निकालने के लिए वो आते हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज थोड़ा सा बता देता हूँ, बेसिक सा। यही समझ लो, अगर मान लो देखिए हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, जैसे ये वाला एंगल हमको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। कॉन्सेप्ट है ये, और इसका यूज भी है। अब बस हमको ये पता है कि ये जो एंगल है, ये अंदर का जो एंगल है वो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, लेट से 50 डिग्री। बस अंदर का एंगल दे रखा है, एक्यूट एंगल दे रखा है, और बाहर का अंदर वो हमको, मतलब रिफ्लेक्स का मतलब हो गया ये बाहर का एंगल हमको निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है, निकालने का तरीका क्या है, आपको 360 में से ये जो अंदर का एंगल था, ये जो आप देख रहे हो 50 डिग्री, इसको आपको माइनस कर देना। तो माइनस करके जो भी आएगा 210, तो ये बाहर का जो एंगल है वो 210 डिग्री आ गया।
सॉरी 300 आएगा, ये मैंने 210 गलत लिख दिया यहाँ पर। तो 310 डिग्री ये एंगल आएगा। तो आप देख सकते हो कैसे इसको निकाला जाता है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो है कॉन्सेप्ट यूज होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर देखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोलता है वो। अब हम ये हमने बेसिक चीजें देख ली। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एडजेसेंट एंगल के बारे में देख लेते हैं। देखो, इसमें मैं यहाँ पर बेसिक सी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत यूज होता है या फिर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएंगे। नहीं पता है तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बस समझ लो। देखो, ये एक आर्म देख रहे हो, अगर आप देखो तो ये एक आर्म है। इसको यहाँ पर जो जब एंगल बनते हैं तो उनको आर्म बोलते हैं। जैसा मान लो हमारे पास एक यहाँ पर मैं लेता हूँ, हमारे पास एक रे ये हो गई, और इसका ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसी स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरी रे निकलती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है दो रे का सेम हो गया, तो इसको हम वर्टेक्स बोल देते हैं। और ये जो एंगल बनता है ये अब यहाँ पर हम आर्म बोलते हैं, इन रे को जो है आर्म बोला जाता है। तो इसको हम आर्म बोलेंगे, और ये भी उसका आर्म हो जाएगा। तो इन आर्म के बीच में जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बना, ये हमारे पास एंगल बना। ठीक है, अब इसके बीच में अगर कोई मतलब कोई एक आर्म और एक्सटेंड कर दो, आप यहाँ पर एक आर्म बना दो, तो फिर ये जो आर्म है ये दो एंगल बनाएगी। एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। तो ये वाला जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, ये एक दूसरे के कैसे हैं, ये एडजेसेंट एंगल है और कुछ नहीं है। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल से है उसके बगल वाला एंगल। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो, इसको एक और चीज यहाँ पर समझ लो। ये इसको जो ये जो बीडी है ना, बीडी आर्म है। ठीक है, बीडी जो आर्म है इसको रे भी बोलते हैं, ये रे है। ठीक है, और इस रे का स्पेशल जो नाम है, ये कॉमन आर्म है। कॉमन क्यों? क्योंकि ये जो बीसी आप देख रहे हो और ये जो बी ए है, इन दोनों के बीच में ये जो आर्म है ये कॉमन है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन आर्म। नाम नहीं पूछा जाएगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि ये बहुत मुश्किल है, कॉमन आर्म। ठीक है, तो ये जो दो एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल और ये जो दो एंगल हैं, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, एडजेसेंट। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो टोटल एंगल, ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर टोटल एंगल हमारे पास 70 डिग्री का है, टोटल एंगल, तो हो सकता है कि ये हमारे पास 30 डिग्री का हो और ये हमारे पास 40 डिग्री का हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये टोटल 70 दिस प्लस दिस। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई आपसे एग्जाम में पूछेगा। बस थोड़ा सा आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट कानों में लगा होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जो लीनियर पेयर है। ये लगता है, देखो लीनियर पेयर में होता क्या है, अब जरा समझो, जरा पुराने वाले डायग्राम चलो दूसरे यहाँ पर बना। तो अभी हमने पुराने वाले पीछे हमने डायग्राम में ये सीखा कि हमारे पास एक ऐसी रे है और एक ऐसी रे गई है और एक ऐसी रे गई है। अगर मैं ये जो रे है, ये वाली, ये जो रे देख रहे हो, इसको सीधा कर दूं, सीधा का मतलब इस रे के, ये जो रे है, रे के एकदम अपोजिट कर दूं, ऐसा कर दूं मैं, ऐसा। ठीक है, इसको घुमा के मैं यहाँ ले आऊं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये रे ऐसी और इसके अपोजिट में एक रे ये गई है। तो ये हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन बच जाती है। और ये जो रे है ऊपर की ओर जो एक्सटेंड हो रही है, इसको हम ऐसी रहने देते हैं। तो ये जो रे यहाँ पर एक जो रे बन गई, तो आप देखोगे तो ये एक जो है लाइन बच जाती है। इसको हम दे देते हैं पी, और कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ए बी सी डी, कुछ भी जो भी आपको देना है। यहाँ पर ए दे दो और बी दे दो और ये सी दे दो। तो ये जो दो एंगल बने, ये और एक ये, है दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल। लेकिन ये स्पेशल केस है एडजेसेंट एंगल का, जिसमें दोनों का सम कैसा होता है, एक 180 के इक्वल होता है। तो ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो, इसको अगर मैं एंगल वन बोलूँ और इसको एंगल टू बोलूँ, तो यहाँ पर एंगल वन और एंगल का जो सम होगा, एंगल टू का जो सम होगा, 180 के इक्वल होता है, और इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये जो आपको कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है। बस सिंपल सा है। सिंपल से क्या है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और उस पर एक रे एक्सटेंड कर रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जरा समझ लो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि काफी यूज होता है इसका। देखो, ये हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक ऐसा ऊपर की ओर एक रे एक्सटेंड हो रही है, ये एंगल वन बनाएगी और ये एंगल टू बनाएगी, ऐसा हो सकता है। तो दोनों का सम, एंगल वन और एंगल टू का सम कितना हो जाएगा, 180 के डिग्री, 180 के इक्वल हो जाएगा। किस मतलब इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। या ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही रे एक्सटेंड होती है। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर एक ही रे या तो ऐसा जा रही होगी, तो एक एंगल ये बनाएगी, एक एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 के डिग्री, 180 के, या ऐसा हो सकता है ये।
ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक रे ऐसे एक्सटेंड कर रही, एक एंगल ये बना रही है और एक एंगल ये बना रही है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। बस एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन पर एक रे एक्सटेंड करनी चाहिए। और फिर ये जो है एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन थी और यहाँ पर एक रे नीचे की ओर गई, इसने दो एंगल बना दिए, इन दोनों का सम कैसा होगा 180 डिग्री। तो जरूरी नहीं हमेशा उसका मुंह ऊपर को हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये एक स्ट्रेट लाइन थी और एक रे जो नीचे की ओर गई, इस रे ने दो एंगल बनाए। तो लीनियर पेयर केवल दो एंगल के लिए ही अप्लाई होता है, आप समझ रहे हो। तो ये लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में देख लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत ज्यादा यूज होता है। बस आपको याद रखना, वर्टिकल अपोजिट एंगल बना एक्स बनता है, ये एस क्रॉस बनता है। तो ये वाला जो एंगल बना ये, और ये जो दो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और ये जो एंगल बना ये और ये एक दूसरे के वर्टिकल। तो अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल हम यहाँ पर 2 लेट कर लेते हैं, इसको एंगल 3 लेट कर लेते हैं और इसको एंगल 4 लेट कर लेते हैं। तो एंगल 1 जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये एंगल 1 है। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि एंगल 4 है। ये एंगल 1 है। तो ये जो एंगल 1 है, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल 2 के इक्वल होगा और इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो इसको यूज भी करते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाता है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज के थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक और मैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट तो ये है, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पर अगर लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर में एक ही रे एक्सटेंड कर रही होगी ऊपर की ओर, नीचे, लेफ्ट राइट कैसा भी हो सकता है। तो एक रे मैंने यहाँ पर बना दी, एक और रे बना दी। देखो एक और समझ लो, यहाँ पर अगर मान लो एक रे बन रही है तो ये एक एंगल 1 बनेगा, एंगल 2 बनेगा। इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 के इक्वल होगा और इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे ऐसा बन रही है, एक और जा रही है, एक और जा रही है, मतलब दो रे, मिनिमम दो रे होनी चाहिए, तो ये कितने एंगल बनाएगी। तो एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। तो इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल ऑफ 4 बोल देते हैं। तो इन सभी का सम, इसको एंगल 3, तो इन सभी का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 के इक्वल होता है। इसको प्रॉपर्टी को क्या हम लीनियर पेयर बोलेंगे? नहीं, लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। लीनियर पेयर केवल दो एंगल के सम के लिए यूज होती है। तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे? इसका देखो प्रॉपर्टी का जो नाम है, प्रॉपर्टी का नाम लंबा चौड़ा है, मैं बता देता हूँ आपका। कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी का नाम है। ऐसा है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन ऑन द सेम साइड ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। तो ये है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस स्ट्रेट ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो नीचे की ओर भी ये ऐसा, जितने भी एंगल बन रहे होंगे ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है ये। ठीक है, मिनिमम दो रे होनी चाहिए। तो इन सब का सम कैसा हो जाएगा? इन सब का सम जो है 180 के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़े से जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। देखो हम सिम जैसे मैंने बोला था, हम सिंपल तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल तरीके से एनसीईआरटी या फिर वो एंगल ये वो भी ऐसा। यहाँ पर एक चीज समझ लो जरा। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको ऐसा बताया था कि यहाँ पर कोई ये पी और टी हो गया, पी हो गया और यहाँ पर ये सी हो गया। तो हम इस एंगल को कैसे लिखेंगे? ये जो एंगल बना, इस एंगल को ऐसे लिखते हैं, एंगल टी पी सी। और ऐसे लिखते हैं एंगल सी पी टी। और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, एंगल पी। तो देखो हम क्या काम करेंगे, हम या तो इसको एंगल 1 दे देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल 1। ठीक है। अब एक और चीज समझो, जैसे हमारे पास ऐसा ही डायग्राम है और इसमें से एक ऐसा कॉमन जो है रे ऊपर की ओर इनके बीच से निकल कर आगे चली गई।
तो ये एक एंगल ये बनाएगी और एक एंगल ये बनाएगी। तो मैं यहाँ पर इसका अगर नाम दे दूँ तो ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे कैसे एंगल लिखा जाता है। तो देखो ये वाला जो एंगल है ये, इसको आप लिख सकते हो एंगल ए बी डी, या फिर ऐसे लिख सकते हो एंगल डी बी ए। ठीक है, इस वाले को, केवल इस वाले को। और ये जो बना नीचे की ओर, इसको कैसे लिख सकते हो, इसके लिख सकते हो एंगल डी बी सी और एंगल सी बी डी। अब देखो इसमें एंगल सी बी डी ये फलाना ढिमकाना, इसमें बड़ी दिक्कत होती है लिखने में। ठीक है, तो आप क्या काम करो, सीधा एंगल वन और सीधा एंगल, बस। आप समझ रहे हो, ये करेंगे, सिंपल सा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल करने वाले हैं इसमें। ये मतलब ऐसा नहीं कि ये आपने लिख दिया ये कोई आपके मार्क्स कट जाएंगे, या आपने एंगल वन एंगल टू लिख दिया तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। आप एक्स वाई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसकी जगह इसको एक्स दे सकते हो, इसको वाई दे सकते हो, कोई वेरिएबल भी दे सकते हो, और कोई नंबर, नंबरों के आगे एंगल लगा के भी आप ये लेट कर सकते हो। तो देखो उससे एक रीजन, मतलब जब प्रूव करते हैं ना तो थोड़ा आसान हो जाता है। ये एंगल ए बी सी फलाना ढिमकाना, ये मतलब आप समझ रहे हो ना, नाक में दम कर देता है ये। तो उसकी वजह से ना मतलब वो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जहाँ जरूरत है बहुत ही ज्यादा है कि भाई इन्हीं का यूज करना है, तो फिर वहां पर उसी का यूज कर लेंगे। अदरवाइज एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर इस टाइप का यूज करेंगे हम, और एक्स वाई जेड ऐसा कुछ होगा, इनका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसको करके दिखाता हूँ कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी आप लाइन्स एंड एंगल या ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल जब आप पढ़ो तो उसमें डायग्राम जरूर बनाना। आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में डायग्राम आपको हो सकता है दे रखा हो, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम दे रखे होते हैं। तो आप डायग्राम को जरूर बनाना। ठीक है, डायग्राम को अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा सच में। आपके काफी सारे क्वेश्चन डायग्राम की हेल्प से निकल जाते हैं। वैसे क्वेश्चन लिखा नहीं जाता है आंसर में, लेकिन डायग्राम जरूर आप बना। अब देख लेते हैं उसने क्या क्या दे रखा है। उसने ये बोला है कि लाइंस ए बी, एक एक लाइन है ए बी, और एक लाइन है यहाँ पर सी डी, इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर ये एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी, देखते हैं भाई, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों का सम कितना दे रखा है, ये इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री। तो मैं इसको, आप किसी को भी, इसको एंगल वन ले लेता हूँ और इसको एंगल टू दे देता हूँ। तो हमको क्या दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। तो हमको क्या गिवन है, हमको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एंगल वन और प्लस एंगल टू का जो ये 70 डिग्री है। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। देखो मैं ये नहीं लिखा हूँ, ये ना इसमें बहुत दिक्कत होती है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और बहुत आपका क्वेश्चन गड़बड़ करा सकता है। इसमें आप देख लेना भाई क्या है ये, जो भी है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको, अब ये लेट वेट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं बोलता हूँ डायग्राम बनाओ। डायग्राम में आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, लाइन्स एंड एंगल के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते होते हो, इसलिए आपको डायग्राम जरूर रिप्रेजेंट बनाना चाहिए। तो इसको मैंने एंगल वन और एंगल टू दे दिया, तो एग्जाम समझ जाता है, अच्छा भाई बच्चे ने यहाँ पर ये दिया है, तो मार्क्स नहीं कटते। और आप फिर वो थ्योरी की तरह लिखते जा रहे हो, तो फिर तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मैंने इसको ये लेट किया, ये वो लेट किया, तो मतलब समझ रहे हो ना, बात का बतंगड़ हो जाता है। अब तो यहाँ पर एंगल ए ओ सी को मैंने एंगल टू यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखा दिया, और एंगल बी ओ ई को एंगल ये, तो दोनों का सम यहाँ पर 70 डिग्री दे रखा है। अब उसने बोला है कि एंगल बी ओ डी, देखते हैं एंगल बी ओ डी कौन सा है। एंगल बी ओ डी, ये जो एंगल है ये वाला, ये उसने 40 डिग्री दे रखा है, ये वाला। ठीक है, ये 40 डिग्री दे रखा है एंगल, ये बी ओ डी, ये वाला बी ओ डी, ये 40 डिग्री दे रखा है। आप इसको भी दे सकते हो कुछ एंगल थ्री वी जो भी देना है, ये भी आप दे सकते हो। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगल, एक एंगल निकालना है बी ओ सी। देखो कौन सा एंगल निकालना है, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल हमको निकालना है। यानी एंगल हमको क्या निकालना है, एंगल बी ओ ई। इसका मतलब क्या निकालना है, एंगल वन की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, उसके बाद में क्या निकालना है, एक, अब उसने बोला है कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है आपको, एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई। तो ये जो सी ओ ई का रिफ्लेक्स है ना, रिफ्लेक्स एंगल आप समझो, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल, ये जो ये है ना ये, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल जानते हो क्या होगा,
आप यहाँ से स्टार्ट करो और घूम कर यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो अंदर का एंगल है ना, इसको निकाल लेते हैं और 360 में से माइनस कर देंगे, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो पहले हमको ये तो बताओ कि ये कितना है। ठीक है, ये पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो अब देखो, अ, ये हमको दे रखा है यहाँ पर, ये वाला, ये जो है 40 डिग्री। तो मैं इसको एंगल 3 दे देता हूँ और इसको एंगल 4 दे देता हूँ। आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो। अब ध्यान से दो, ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो एक लाइन ये थी और एक ये लाइन थी, इसका डायग्राम बनाने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, तो आपको अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत है। जितना भी आप अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, उतने ही आप आसानी से कर पाओगे। जैसे एक एक लाइन ये और एक लाइन ये, मैं इसको ज़रा यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली और ये, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये सी और डी है, और डी है, ये बी नहीं है, डी। और ये जो है, ये बी और यहाँ पर ए। तो ये वाला एंगल मैंने 2 लेट कर रखा है, और ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल 3 है, और ये तो दे रखा है उसने 40 डिग्री। ये 40 डिग्री दे रखा है, ये रहा। यहाँ पर देखो एंगल, यहाँ देखो ये एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल 40 डिग्री उसने दे रखा है, इसकी वैल्यू 40 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, जो एंगल 2 है, ये वाला पूरा एक्स बन रहा है ये, तो ये इसके इक्वल है। मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बताए थे, वर्टिकली अपोजिट में एंगल ऐसा एक्स बनता है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो वर्टिकली अपोजिट से एंगल्स है, एंगल 2 एंगल, आप जरूरी नहीं है एंगल 3, इसको मत दो, हटा दो इसको। अगर ये आपको कोई दिक्कत कर रहा है, लो हटा दो। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत है। जहाँ जो चीजें हैं, कुछ चीजों को लिखना पड़ता है। तो ये वाला जो एंगल हमको 40 डिग्री दे रखा है, तो हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू 40 डिग्री। और प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी से आए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल्स को ऐसे भी लिख देते हैं, ये एक एल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो और उसके अंदर एस लिख दो, तो ये एंगल्स को बताता है। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हो, पूरा जो है वर्ड लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास एंगल 2 आ गया, ये वाला जो एंगल, ये 40 डिग्री आ चुका है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारे पास, ये इतना जो एंगल है, ये 40 डिग्री आ चुका है। अब देखिए, ये हमारे पास 40 डिग्री आ चुका है, और अब हमको क्या निकालना है, अब हमको जो भी और इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, उसने यहाँ पर क्या बोला है, जो इस वाली इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 1 को, उसने एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू तो 70 डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप अच्छे से इसको देखो, तो इक्वेशन वन वन दे रखी है, तो इक्वेशन 1 ये है। तो इसमें क्या दे रखा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जो वैल्यू है 70 डिग्री है। और एंगल 1 हम निकाल सकते हैं, एंगल 2 का यूज कर लो। एंगल 2 कितना है यहाँ पर, 40 डिग्री, अभी ऊपर निकाला हमने। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, एंगल 1 आ जाएगा 70 - 40, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। यानी एंगल 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, 30 डिग्री। डिग्री लगा दो आप। ठीक है, ऐसे डॉट लगा दो, ये डिग्री का साइन लग गया। तो देखिए, हमने ये भी निकाल लिया, ये जो है कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। अब हम एंगल 4 निकाल सकते हैं। एंगल 4 कैसे निकालेंगे, एंगल 4 मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो एंगल 4 हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास में, देखिए ऐसे मैं सीधा आपको बना कर दिखा देता हूँ। और ये ये देखिए, तो ये वाला जो एंगल है, ये हमने एंगल 1, और ये एंगल 40 नहीं 30 निकाला है अभी हमने, ये एंगल 30, और ये वाला एंगल 2 दे रखा है हमको, और ये भी निकाला है हमने, ये 40 है। और इस वाले जो ये जो एंगल है, इसको हम यहाँ पर हमने 4 दिया था, आप 3 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, और एक स्ट्रेट लाइन पर सी जितने भी एंगल बन रहे होंगे ऊपर की ओर, ठीक है, ये ऐसा, इन सब का सम, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, वो अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर सभी का जो सम है, इसके इक्वल करोगे, 180 के इक्वल। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पर आप लीनियर पेड़ से भी इसको निकाल सकते हो। नहीं, लीनियर पेड़ नहीं लगेगा यहाँ पर। तो देखो, एंगल 1 कितना है, एंगल 1 निकाला हमने 40, एंगल 4 हमको निकालना है, हमको नहीं पता है, एंगल 2 निकालना है हमने 30, और 180 डिग्री।
तो देखिए 40, 30 कितना आ जाएगा, 70। तो एंगल 4 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70, और ये आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास कितना आ गया, 110। अब देखिए हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना, उसने बोला था ना रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये होगा, ये इसका रिफ्लेक्स होगा। निकालने का तरीका, यहाँ पर एंगल जो नाम था आप उसको जरूर लिखना, कि ऐसे लिखना, रिफ्लेक्स एंगल। मैं एंगल पीछे से तो देख लेता हूँ, एंगल क्या था, सी, ये वाला देखो, सी ओ ई, ये वाला एंगल सी ओ ई। तो हम निकालते हैं यहाँ पर एंगल सी ओ ई। कैसे निकालेंगे, 360 में से जिसका भी रिफ्लेक्स, जैसे मुझको इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना था, तो हम क्या काम करेंगे, 360 में से 110 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 0, 5, तो कितने डिग्री हमारे पास ये रिफ्लेक्स एंगल आ गया। तो हमारे पास ये आंसर निकल चुका है। तो देखो आप जितना भी डायग्राम को तोड़ोगे, उसको समझोगे, उतना ही आपका अच्छे से हो पाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, तो पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो यहाँ पर इसका फिगर दे रखा है। उसने बोला है कि हमारे पास एक्स वाई एक यहाँ पर लाइन है, और एक लाइन और है एम एन, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, ठीक है। और इफ पी ओ बाई, पी ओ बाई, ये जो है ये कितना है, ये हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पर दे रखा है इतना, ठीक है। आप ये जो साइन होता है इसका समझ, इसका मतलब समझ जाना, ये 90 डिग्री का ही होता है। अब हमको क्या निकालना, रेशो दे रखा है हमको, ए और बी का रेशो दे रखा है यहाँ पर। तो देख लेते हैं, ए और बी का रेशो दे रखा है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, सी की हमको वैल्यू निकाल। तो देखो यहाँ पर हम जो है जब भी रेशो दे रखा हो, जैसा हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, ए और बी का रेशो दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या काम करो, यहाँ पर लेट कर लो, क्योंकि जब भी रेशो दिया होता है तो एग्जैक्टली एंगल नहीं होते, ये रेशो होते हैं, दो एंगल, दो जो एंगल होते हैं उनका रेशो होता है। तो हम यहाँ पर ए को जो है 2K लेट कर लेते हैं, और बी को 3K लेट कर लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर के लगाया, के इसके अंदर कहीं भी कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, तो आपको जो भी वेरिएबल लगाना है इनके साथ में, रेशो के साथ में, तो वो आपके क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर के लिया है, के कहीं भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। आप कोई और दूसरा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं लैम्डा ले सकते हो। तो आप सिंपल सा ले लो, के ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल ए था इसकी वैल्यू कितनी है, 2K। देखो ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, और ये जो वैल्यू बी है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3K, ठीक है। अब तो देखो मैं क्या काम करूंगा, ये जो आप देख रहे हो ना ये, तो इस पर ये जो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल, इन सब का सम 180 के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। तो कैसे करूंगा, ये जो देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास एक्स और वाई। इस एक्स वाई पर एक लाइन तो ये ऊपर की ओर एक्सटेंड हो रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और एक रे ऐसे जा रही है, और यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है ए, और ए की वैल्यू यहाँ पर 2K है, और एक एंगल हमारे पास ये बन रहा है बी, बी की वैल्यू यहाँ पर 3K है। तो मैं इन तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल कर देता हूँ। 180 के इक्वल क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर ऊपर की ओर जितने भी एंगल बनेंगे वो सबका सम कैसा होगा, 180 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 90 प्लस ए, 90 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको प्रॉपर्टी का जो नाम होता है, एंगल्स ऑन सेम साइड, सेम साइड ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर 90, तो 90 रहने दो, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है यहाँ पर 2K, बी की वैल्यू कितनी है 3K। अब आपको करना है कि ये 90 को ट्रांसपोज करके आप 180 की ओर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, और इन दोनों को 2K और 3K को प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5K इक्वल टू 180 माइनस का 90। तो यहाँ पर मैं इधर निकालता हूँ, तो कितना आ जाएगा के, देखो के की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, ये आ जाएगा 180 अपॉन 5। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, तरीका होता है अपना अपना कि आप कैसे करना चाहते हो इसको, आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, और इसको 2 की टेबल से कट कर लो, तो कितना आ जाएगा
18 टू जा 36। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अभी देखिए आंसर नहीं आया। कभी आप सोच रहे हो कि हमारे पास ये आंसर आ चुका है। हमको ये पता है कि हमने जो है ए की वैल्यू जो है 2k है, और हमारी बी की वैल्यू जो है वो कितनी है? 3k है। और अभी हमने निकाला है के की वैल्यू 36। तो कितना आ जाएगा? 36 टू जा 72। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये जो एंगल ए है वो निकल गया है। अभी देखो ए बी भी नहीं पूछा उसके अंदर। और बी बी की वैल्यू यहाँ पर 3k थी। के का हम वैल्यू रखते हैं तो ये आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 108। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? कितने डिग्री? अब देखिए हमने बी की वैल्यू निकाल ली। अब हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में? हमको तो सी निकालना है। तो ए बी तो पूछा नहीं है, लेकिन निकल जाएगा सी। अब देखो जरा ध्यान से समझना। हमारे पास एक ऐसे स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, और इसमें एक इधर की ओर ये लाइन एक्सटेंड हो रही है। तो अगर आप देखो, ये एम एन और मैंने इधर एक्स ये बनाया है। तो ये जो था ये एम है और ये एन है, और इधर की ओर जो लाइन गई है वो एक्स है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये एंगल बी है, और ये वाला नीचे सी था। तो हम लीनियर पेयर लगा देते हैं। लीनियर पेयर का क्या बोलता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर एक रे एक्सटेंड कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल जो बनेंगे उन दोनों का सम कैसा हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लीनियर पेयर अप्लाई करें। लीनियर पेयर। अब ये जो लीनियर पेयर है, जैसे यहाँ पर एंगल बी अभी हमने निकाला है, कितना है? 108। ठीक है, देखो आप यहाँ देखो ना, ये एंगल बी अभी हमने निकाला है ये। ठीक है, के की वैल्यू 36 आ गई थी, और हमने वहाँ पर आगे ये वैल्यू निकाली है 108। तो मैं यहाँ पर बी की वैल्यू रख देता हूँ प्लस सी इक्वल टू। अब 108 को आप 180 की ओर ले जाओ, और ये इधर जाकर कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का। तो करो, 10 में से 8 कम करो, 2 बचा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा? 7। और ये आ जाएगा हमारे पास 72। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 72 डिग्री। तो यही हमको निकालना था। सी की वैल्यू उसने पूछी थी, एक बार क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं क्या पूछा था। फाइन सी, सी पूछा था, हमने सी निकाल दिया। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन को डिकोड करके आप जितने अच्छे से कर पाओगे उतने आसानी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये है, तो ये डायग्राम दे रखा है, हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। आसान तरीके से प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें कोई हम बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने वाले हैं। उसने यहाँ पर ये दिया है कि जो भी गिवन है इन्फॉर्मेशन, उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एंगल पी ओ आर, पी सॉरी आर नहीं है, ये ओ नहीं है, क्यू है। एंगल पी, जैसे ये वाला एंगल पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ। ये किसके इक्वल है? एंगल पी आर क्यू, ये वाली इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। ठीक है, एंगल पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने यहाँ पर 1 लेट कर लिया। मैं बार बार बोलता हूँ आपको डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि हमको काफी सारी इंफॉर्मेशन डायग्राम के अंदर ही दिखानी पड़ती है। और ये जो एंगल है एंगल पी आर क्यू, इसको हमने एंगल 2 दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। ये हमको गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, यूज करेंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिख ली। अब हमको क्या प्रूव करना है? हमको करना है प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल पी क्यू एस है वो किसके इक्वल है? एंगल पी आर टी। देखते हैं भाई किस किसके बारे में बात कर रहा है। इसने बोला है कि एंगल पी आर टी, ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये एंगल, एंगल पी क्यू एस, किसी को भी लिख सकते हो। ये वाला जो एंगल है इसको हम यहाँ पर 3 लेट कर लेते हैं। ये वाला एंगल ये किसके इक्वल है? एंगल पी आर टी, इस वाले एंगल के इक्वल है, इसको हम एंगल 4 लेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये दिखाना है एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ये हमको प्रूव करना है, ये वाला इंफॉर्मेशन। कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो प्रूव, अब इसको तोड़ तोड़ के करेंगे। तोड़ तोड़ का सेंस का मतलब आप समझो जरा। हमको क्या करना है, पहले मैं एक ये वाला, ये जो है आप देख रहे हो ना एस टी, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। बिल्कुल सिंपल से तरीके से करेंगे।
ये मैंने एस और टी वाली लाइन ड्रॉ कर ली, और इस पर ये जो ऊपर की ओर लाइन सेगमेंट गया था ना, ये वाला मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला मैंने यहाँ पर पी, और यहाँ पर ये क्यू दे रखा है। ये एंगल 1 हो गया, और ये एंगल हमने यहाँ पर 3। देखो ये कोई गलत नहीं होता कि आपने ये ले लिया, इससे आपका काम आसान हो जाता है। ये एंगल पी एस ओ फलाना ढिमकाना, ये मतलब आप समझ रहे हो ना, नाक मदम कर देता है ये। आपको पता है एंगल 1 2 कितने इजी है, एंगल 3 4 इक्वल दिखाना है बस। ये बहुत इजी होता है। अब देखो हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगाते हैं कि एक रे, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, उस ऊपर एक रे एक्सटेंड कर रही है, तो दो एंगल बनाएगी, दोनों का सम कैसा हो जाएगा, यहाँ पर 180 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, और प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया। इक्वेशन अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मुझे यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल 1 निकाल लो। अब देखो मतलब अलग अलग तरीका है, आप मत करो, आप यहीं छोड़ दो। ठीक है, मैं मतलब अलग अलग तरीका है। और मतलब आप कह सकते हो अपने तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई ये कोई गलत है। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, या फिर नई चीजें हो सकती है। तो मैं आपको चलो सिंपल सा तरीका करके बता देता हूँ। चलो यहीं छोड़ देते हो इसको, ठीक है, अगर हम करते ही नहीं है, सिंपल से तरीके से रखते हैं। इक्वेशन नंबर मैंने 3 बोल दिया इसको। अब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, फिर से एक जो है यहाँ पर एक ये थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन मेरे पास नहीं बन रही है। तो मैं आप ये सब एग्जाम के अंदर डायग्राम बना बना कर दिखा सकते हो, एग्जामर को पता लग जाता है कि बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, तभी वो डायग्राम बना रहा है। अब मैं यहाँ पर ये वाली रे जो पी आर है, इसको मैंने यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास पी, और ये हो जाएगा आर। और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास यहाँ पर 4 दे रखा है, और ये जो एंगल है ये हमारे पास यहाँ पर 2 दे रखा है। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पर इतने वाले पोर्शन में लीनियर पेयर अप्लाई कर देता हूँ। तो लीनियर पेयर का मतलब हो जाएगा एंगल 2, ये वाला एंगल प्लस एंगल 4, इसका जो सम है 180 के इक्वल हो जाएगा, और इसको हम लीनियर पेयर बोल देते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर में दो एंगल का, और लीनियर पेयर दो एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब मैं यहाँ पर जरा आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो जब भी, अभी ये छोटी क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता है इक्वेशन वगैरह ये, जब भी हमारे पास, तो जैसा मेरे पास एक इक्वेशन देख रहे हो आप, पहली इक्वेशन देखो, तो पहली इक्वेशन में ये जो, इस इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन का ये वाला जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है। ऐसी इक्वेशन 4 देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये तो हमको पता लग गया कि लेफ्ट और राइट कौन सा होता है। अगर ऐसा हो, ध्यान से सुनना इस बात को, कि इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन दे रखा है, इस किसी भी इक्वेशन के दो साइड बराबर हों, तो हम उनके दूसरी साइड को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हो, इस वाली इक्वेशन को देख रहे हो, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 180 डिग्री लिखा हुआ है, और ये भी 180 डिग्री था, ये यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया, ये भी 180 डिग्री है, इसको इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये 180 डिग्री है। और इक्वेशन 4 के अंदर उसके राइट हैंड साइड में देखो, वो भी 180 डिग्री। तो जब दो इक्वेशन की दो साइड एक जैसी, जैसे यहाँ पर इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, इक्वेशन 1 की नहीं, इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड यहाँ पर 180 डिग्री है, और इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, तो हम उनकी लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। ये नियम है। ठीक है, ये अभी आपको थोड़ा कम यूज करने के लिए मिलेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप 10 क्लास में आओगे, वहाँ पर आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं क्या काम करूंगा, ये वाली जो इक्वेशन 1 है, इसको यहाँ पर, इसकी जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, इक्वेशन नंबर 1 की नहीं, इक्वेशन नंबर 3 की, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल, और ये इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दूंगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4। और आप लिखोगे इक्वेशन, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 implies दैट, इसका मतलब ये होता है कि भाई हम इक्वेशन और वन, और सॉरी इक्वेशन वन वन बार, बहुत बार वन वन हो गया है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम कुछ सॉल्व करके कुछ निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है। अब देखिए, अब उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था एंगल एंगल 1 और एंगल 2 के, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, एंगल 2, ये जो 1 है, 1 की जगह एंगल 2 लिख देता हूँ। ठीक है, एंगल जो 1 लिखा हुआ है मेरे पास, इसकी जगह मैं एंगल 2 लिख देता हूँ, प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2
प्लस एंगल 4। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसे लिख देता, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अरे ये बोला था ना इसने यहाँ पर कि भैया एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल है, या पर एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दो। अब आमने सामने कट हो जाते हैं। अगर जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 2 है, दोनों प्लस के हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर क्या बचा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यही तो हमको प्रूव करना था कि ये जो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, हैंस प्रूफ। हैंस ये हो गया। ठीक है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये जो आप सोच रहे हो लिख भी सकते हो नीचे, नहीं लिखा है तब भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पूरे के पूरे 2 मिलेंगे। ठीक है, कंडीशन ये है कि आपने ठीक किया उसको। तो ये मतलब कुछ चीज़ें आपको 8 क्लास तक नहीं पढ़ाया जाता, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। तो मतलब सरकारी स्कूल वालों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए सरकारी स्कूल जो है आज की डेट में बहुत पीछे रह गए, मतलब सदियों पुराने, मतलब सदियों पीछे हैं प्राइवेट स्कूल से। तो ये हमने क्वेश्चन देखा है। तो अब हम यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जैसे मतलब क्वेश्चन हो चुका है, एक और तरीका ये था कि जैसे मैंने ये बताया कि यहाँ से इन दोनों को मैंने इक्वल करके दिखाया था। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 को दोबारा लिखा। ये मतलब यहाँ से सॉल्व करने का अलग तरीका है। तो इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 तो बहुत बार याद आ गया आ चुका है ये। इक्वेशन 3 को मैं दोबारा लिखने के लिए जा रहा हूँ, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। और इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 4 थी। ठीक है, मतलब मैं जैसा आपने ऐसे भी सॉल्व किया है, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इससे आप एंगल 1 की वैल्यू निकालो। तो एंगल 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 180। एंगल 3 को इधर ले जाओ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप यहाँ से आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही ये जो इक्वेशन 2 है, यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू निकालो। एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 में से ये जो एंगल 4 है, इसको इधर माइनस कर दो। अब ये तो बिल्कुल मत कर देना, अगर आपने ये कर दिया कि भाई 180 में से 4 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 176, ये बिल्कुल मत कर देना। ठीक है, ये एंगल लिखा हुआ है, ये 4 जो है, कभी आप सोच रहे हो कोई नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये एंगल है ये। अब देखिए उसने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये बोला था कि एंगल 1 और एंगल 2 तो एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये जो है, ये एक दूसरे के इक्वल है, ये बोला है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है हमको। ये हमको गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन है इन्फॉर्मेशन। तो एंगल 1 की वैल्यू रखो यहाँ पर, एंगल 1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये रख देते हैं 180 माइनस एंगल 3। और एंगल 2 की वैल्यू ये जो निकाली है इसको रखो, कितना आ गया, 180 माइनस एंगल 4। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि जब ये जो 180 है ये प्लस का है, ये 180 माइनस का, सॉरी प्लस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये 180 माइनस का है, ये भी 180 माइनस का है। अरे भैया, किसी के फेस के अगर लिखा रहता है ये इसका नंबर का पिछवाड़ा है, और ये है इसका अगवाड़ा, ये अगवाड़ा फ्रंट वाला, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या साइन लगा हुआ है। अगर प्लस का है तो वो नंबर प्लस का है, पीछे नहीं देखते किसी नंबर के, आगे देखते हैं। कोई भी नंबर प्लस का है माइनस का, उसके आगे होता है। जैसे यहाँ पर कोई साइन लिखा हुआ नहीं है, अगर किसी भी नंबर के सामने कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बचा। एक तो हमारे पास ये बचा नंबर, और एक ये बचा, यानी माइनस का एंगल 3 और माइनस का एंगल 4। माइनस से माइनस हट गया तो कितना आ गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूफ। ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो आप कैसे करना चाहते हो क्वेश्चन को, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके कॉन्सेप्ट कितना वो है। मैंने आपको दोनों तरीके, जहाँ भी कोशिश होगी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कहाँ पर आप चीज़ों को जो है अच्छे से सॉल्व कर सकते हो सिंप्लीफाइड तरीके से। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पीपीटी या पीडीएफ होते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको वो ये सारे वहाँ से मिल जाएंगे।